हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th का, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु, इसके बारे में बात करने से पहले हम स्टार्टिंग करेंगे पदार्थ से। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। क्या बोला मैंने? पदार्थ। वैसे ये कोई नया शब्द नहीं है आपके लिए। जब चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको समझाया था, वहां भी मैंने बड़ा क्लियरली बताया था कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, आज मैं फिर से एक बार आपको बता रही हूँ। पदार्थ आपको पता है, आपके आसपास जितने भी चीजें हैं, ठीक है, कोई भी चीज है, हर एक चीज किससे बनी होती है? पदार्थ से। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। देखो, चाहे ये कुर्सी आप देख लो, जिस कुर्सी पे आप बैठे वो कुर्सी है, या फिर जिस फोन में आप ये वीडियो देख रहे हो वो मोबाइल फोन है, या फिर आप खुद हो। सबकी सब चीजें किससे बनी है? पदार्थ से। ये चीज क्लियर हुई? हर एक चीज, हवा है, पानी है, हर एक चीज किससे बनी होती है? पदार्थ। पदार्थ मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में या 1 में भी आपको दिया हुआ है। एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ेंगे, पदार्थ की परिभाषा क्या है? वह चीज जिसमें, पदार्थ वह चीज है जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है और वह कुछ जगह घेरती है। द्रव्यमान का मतलब आप इसे अभी के लिए वजन लेके चल सकते हैं कि उस चीज में कुछ वजन होगा और वह कुछ जगह घेरेगी। द्रव्यमान और वजन सेम चीज नहीं होती। बस आप अभी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि द्रव्यमान आपको एक नया शब्द सुनने को मिलता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप इसे वजन मान के चल सकते हो, लेकिन ये दोनों वैसे अलग अलग चीज होती हैं। तो कोई भी चीज, अभी जैसे कुर्सी है, इसका कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ वजन होगा इसमें, और ये कुछ जगह घेरेगी। हाँ, और ये किससे बनी हुई है? पदार्थ से। ठीक है, हवा है, हवा भी आपको पता है, हवा में भी कुछ वजन होता है, चाहे वो वजन कितना ही कम हो। वजन ऐसा हो सकता है कि द्रव्यमान बहुत कम है, जो आपको महसूस भी नहीं हो रहा है, इतना कम है, लेकिन उसमें कुछ द्रव्यमान होता है। हर एक चीज जो पदार्थ से बनी है उसमें कुछ द्रव्यमान होता है और वह कुछ जगह घेरती है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो पदार्थ आपको पता चला, हर एक चीज किससे बनी होती है? पदार्थ से। अब जो हर एक चीज, देखो यहाँ पे क्या है, हर एक चीज जो पदार्थ से बनी है उसे अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हो, मैं यहाँ एग्जांपल लेती हूँ कुर्सी का। आपको ये है परमाणु समझने के लिए मैं ये उदाहरण ले रही हूँ कि परमाणु क्या होता है। इस उदाहरण से आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये देखो, आपको एक कुर्सी नजर आ रही है। इस कुर्सी को मैंने क्या किया? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब जो टुकड़े हैं इन्हें मैंने आगे और छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, अब जो छोटे टुकड़े हैं इन्हें और छोटों में तोड़ोगे, एक टाइम बाद और छोटों में तोड़ोगे, फिर एक टाइम बाद आप देखोगे कि अब जो पदार्थ है कुर्सी पदार्थ से बनी थी, कोई भी पदार्थ हो सकता है, कोई चीज लोहे के पदार्थ से बनी होती है, अलग अलग पदार्थ होते हैं। कुर्सी जिस भी पदार्थ से बनी थी उसे हम तोड़ते गए। एक टाइम ऐसा आया कि जो वो कण है इतने छोटे हो गए कि अब इसे आगे आप और विभाजन नहीं कर सकते, इसका और आगे नहीं तोड़ सकते। ये चीज समझ आई? आप इसे तोड़ते गए, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि अब इन कणों को और आगे आप नहीं तोड़ सकते। ये इतने छोटे हो गए हैं, इनका साइज इतना छोटा हो गया है। कुर्सी थी, आपने कुछ छोटे टुकड़ों में तोड़ा, फिर आगे उन टुकड़ों को और छोटों में तोड़ा, उनको और छोटों में, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि अब जो कण है उनका जो साइज है वो इतना सूक्ष्म, इतना छोटा हो गया है कि और आगे आप इन्हें नहीं तोड़ सकते। इस अवस्था में जो ये कण है, इन्हें साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने क्या बोला? परमाणु। तो परमाणु वह सूक्ष्मतम, वह छोटी से छोटी इकाई है जिसे और आगे आप नहीं तोड़ सकते और उसका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। इन्हें हम अविभाज्य कण बोल सकते हैं, क्योंकि आगे इनका और विभाजन नहीं किया जा सकता। आपको ये समझ आए परमाणु क्या होता है? मैं आपको परमाणु और डिटेल में आगे समझाऊंगी, इसके साइज की भी बात करेंगे, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। ये चैप्टर हम स्टार्ट करें उससे पहले आपको परमाणु का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहां समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, यहां दो चीजों की और बात होती है, तत्व एवं यौगिक।
क्या दो चीजें आती हैं? तत्व एवं यौगिक। क्या तत्व होते हैं और क्या यौगिक होते हैं? ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में एक पूरी वीडियो बस इस पे ही बना रखी है कि तत्व और यौगिक होते क्या हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप जाओ और वो वीडियो अच्छे से देखो, समझो कि क्या तत्व होते हैं, क्या यौगिक होते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है बेटा, ये अंतर समझोगे इन चीजों के बीच में और ये असलियत में होते क्या है ये समझोगे, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अदरवाइज चीजें आप रटते चले जाओगे, एक के बाद एक नया शब्द आएगा। ठीक है, 9th-10th में साइंस इतनी इजी नहीं है, एक के बाद एक नई चीज आएगी, आप कंफ्यूज होते चले जाओगे। तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, चीजों को समझो, तो वहां जाके आप समझो कि तत्व और यौगिक क्या होते हैं। इसके अलावा दो और चीजों के नाम आज मैंने लिए थे, इस चैप्टर का नाम ही है परमाणु एवं अणु। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि तत्व, यौगिक, परमाणु, अणु, ये जो चार शब्द हैं, ये जो चार टर्म्स हैं, इनका हम बार बार यूज करते रहेंगे। ठीक है, इन्हें हम बार बार यूज करेंगे जब मैं आपको समझाऊंगी आगे आगे चीजें। तो और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या तत्व है। दो सारी चीजें आपको लगेंगी ये सेम सेम है, लेकिन इनमें कुछ अंतर होता है। ठीक है, ये जो चारों चीजें मैं आपको यहाँ लिखी हुई दिख रही हैं, तत्व, यौगिक, परमाणु, अणु, तो इनमें क्या अंतर है, चारों क्या है, वो मैं अभी आपको समझा देती हूँ। इससे पहले आप तत्व एंड यौगिक की एक बार वह वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, जब हम बात कर रहे हैं परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक, ये चार शब्द मैंने बोले, इन्हें हम क्लियर करते हैं। आप यहाँ क्या कर सकते हो, इन चारों चीजों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, परमाणु तथा तत्व, परमाणु तथा तत्व, इन्हें हम एक कैटेगरी में डाल सकते हैं, और अणु तथा यौगिक, इन्हें हम एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। जो परमाणु और तत्व हैं, ये एक तरीके से हम समझ सकते हैं ये सेम चीजें हैं, ये एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल सेम चीजें नहीं है, परमाणु एवं तत्व एक ही होते तो इनका नाम अलग अलग हम क्यों रखते, सेम नहीं है बिल्कुल, लेकिन आप समझने के लिए इन्हें क्या मान के चल सकते हो कि ये एक ही चीज की बात हो रही है। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको ये इजी वे में बता रही हूँ। ठीक है, परमाणु तथा, आप इंटरनेट पे देखोगे वो आपको बहुत कंफ्यूज कर देंगे। वो बोलेंगे कि अगर एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना है तो वो अणु है, अलग अलग टाइप के परमाणुओं से बना है तो यौगिक है, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये एक इजी मेथड है, आपके याद रखोगे परमाणु और तत्व एक ही चीज की बात हो रही है, और जब हम बात करें अणु तथा यौगिक की तो इसका मतलब ये एक कैटेगरी की बात हो रही है, एक सेम चीजों की बात हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ देखो उदाहरण देके आपको समझाती हूँ, तब आपको और क्लियर होगा। मैंने बोला हाइड्रोजन तत्व, हाइड्रोजन तत्व का मतलब हाइड्रोजन के बहुत सारे, ये देखो हाइड्रोजन जो तत्व है उसका एक परमाणु, दो परमाणु, तीन परमाणु, चार परमाणु। ठीक है, तो जब मैं परमाणु बोल रही हूँ, मैंने परमाणु और तत्व को एक कैटेगरी में डाला है ना। तो जब मैंने बोला हाइड्रोजन तत्व या फिर हाइड्रोजन परमाणु, सेम चीजें हैं ये। परमाणु का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक परमाणु की बात कर रहे हो। तत्व का मतलब क्या हो गया, सारे एक तरीके से परमाणु मिलके ही तत्व बनाते हैं। तो चाहे मैं हाइड्रोजन तत्व बोलूं चाहे परमाणु बोलूं, सेम बात है। ये है तो एक ही चीज, ये चाहे एक है या फिर बहुत सारे हैं, है तो एक ही चीज ना। तो अगर मैंने परमाणु बोल दिया, इसका मतलब बस एक सिंगल परमाणु की बात हो रही है। अगर तत्व बोला तो इसका मतलब बहुत सारे परमाणु हैं, लेकिन है तो सेम चीज, वही हाइड्रोजन है वहां पे। ये चीज आपको क्लियर हुई। एक और एग्जांपल मैं दे देती हूँ ऐसे, लोहे का, लोहे को बेटा उसका प्रतीक, उसका सिंबल होता है Fe। तो इसका एक परमाणु, लोहे का दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु। ठीक है, तो एक परमाणु बोला मतलब क्या है उसका, एक सिंगल परमाणु। एक सिंगल परमाणु, हाँ। लेकिन मैंने बोला लोह तत्व, तो इसका मतलब बहुत सारे परमाणुओं की बात हो रही है।
लोहे तत्व का मतलब एक परमाणु भी हो सकता है और बहुत सारे भी, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि तत्व और परमाणु एक ही सेम चीज की बात हो रही है, ये दोनों एक ही कैटेगरी में है, अलग अलग चीजें नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर लोहा तत्व बोला तो इसका मतलब ये है और लोहा परमाणु बोल दिया तो वो हाइड्रोजन के परमाणु बन गए, नहीं। परमाणु बोल दिया तो ये मतलब एक सिंगल की बात हो रही है, तत्व बोला तो वो एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी, ये कैटेगरी सेम है। ऐसे ही जो एग्जाम्पल है आपका अणु और यौगिक का, आपको पता है जल, पानी का अणु हम कैसे लिखते हैं, H2O। ये एक अणु हो गया, ये दूसरा अणु हो गया जल का। मैं आगे समझाऊंगी अणु क्या होते हैं, अभी के लिए बस देख लो एक अणु ऐसा होता है। तो जब मैंने बोला एक अणु, पानी का एक अणु, तो इसका मतलब एक इसकी बात हो रही है, लेकिन पानी को मैंने यौगिक बोल दिया तो इसका मतलब वहां पे बहुत सारे अणु भी हो सकते हैं। आपको समझना क्या है यहाँ पे कि अणु और यौगिक एक ही मतलब है कि पानी की ही बात हो रही है। ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रखो कि परमाणु और तत्व एक कैटेगरी में आते हैं और अणु तथा यौगिक एक कैटेगरी में आते हैं। एक अणु बोल दिया तो बस सिंगल की बात हो रही है, यौगिक का मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। कई बार वो क्या करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, मैं एक एग्जांपल यहाँ बता देती हूँ आपको, CO2, उसे ऐसे लिखते हैं। कई जगह आप इसे देखोगे वो इसे अणु लिख देंगे और कई जगह इसे यौगिक लिख देंगे। फिर आप कंफ्यूज होगे कि मैम आपने तो इसे अणु बोला था या फिर आपने तो यौगिक बोला था, यहाँ पे अणु लिखा है या फिर यहाँ पे यौगिक लिखा है। तो मैंने क्या समझाया, ये एक ही कैटेगरी है, ये कैटेगरी अलग अलग है ही नहीं। अणु और यौगिक एक सिंगल कैटेगरी है, मतलब सेम चीज की ही बात हो रही है। अणु बोल दिया तो इसका मतलब बस एक सिंगल की बात हो रही है, यौगिक मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर? तो आपको यहां तक ये क्लियर हुआ कि तत्व क्या होता है, परमाणु क्या होता है, अणु तथा यौगिक एक कैटेगरी में होते हैं, ये क्या होते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में बात की गई है रासायनिक संयोजन के दो नियमों की। यहाँ पे दो नियम दे रखे हैं आपकी बुक में, एनसीईआरटी में। पहला नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम देखो, स्थिर अनुपात का नियम। तो हम पहले बात करेंगे, हम एक एक करके दोनों नियमों की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये नियम क्या कहता है, इसकी क्या परिभाषा है, पहले हम वो देख लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश। क्या मतलब हुआ, मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू समझाऊंगी ये डिटेल में। अभी के लिए देखो यहाँ क्या लिखा है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, कोई केमिकल रिएक्शन होगी, तो उसमें द्रव्यमान, वजन है जो चीजों का, ना तो सृजन के वहां पे आप लिख सकते हैं समझने के लिए, ना तो वो बढ़ाया जा सकता है या फिर पैदा किया जा सकता है, मतलब ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। और आसानी से समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। मैं आपको वो बता देती हूँ। रासायनिक अभिक्रिया, ओके, एक केमिकल रिएक्शन जो इंग्लिश में बोलते हैं उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ले लो, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ C+O2, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, CO2। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आप बात करते हो वो किससे बनती है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन के मिलने से। सॉरी। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये दो या दो से ज्यादा चीजें मिलेंगी और उससे कोई एक या फिर दो या दो से ज्यादा नई चीजें, नए पदार्थ बनेंगे। आपको मैंने परिवर्तन समझाया था चैप्टर 2 में। तो रासायनिक परिवर्तन में यही हो रहा था, दो या दो से ज्यादा चीजें मिलती हैं और उससे कोई नया पदार्थ बनता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं कि कोई रिएक्शन हुई है।
तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी और उससे कोई नया पदार्थ बन रहा है, वो क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो रासायनिक अभिक्रिया से पहले जो दो चीजें, 2 या 3 चीजें, जितनी भी चीजें होती हैं, जो चीजें आपस में अभिक्रिया करेंगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। इसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। वेट, और ये दोनों, अब यहाँ पे अभिकारक क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पे अभिकारक हैं। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, CO2। तो CO2 क्या कहलाता है, जो अभिक्रिया के बाद नया पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाता है, उत्पाद। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे एक ही उत्पाद बनेगा, इसके साथ और कुछ भी बन सकता है, कोई वाई चीज और कुछ भी। तो इन सब को हम क्या बोलेंगे, उत्पाद। और जो रासायनिक अभिक्रिया से पहले जो चीज है उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। अब आप ये देखो, ये वाला जो आपको नियम है अच्छे से समझ आएगा। ये सीधे हाथ की और राइट हैंड साइड पे आपको ये पिक्चर नजर आ रही है। इस पिक्चर में देखो क्या है, ये जो ऐसे बना हुआ है, ये क्या है, ये मैं आपको नियम समझाने के लिए मैंने ये एक्टिविटी ली है। ऐसे इसे हम क्या बोलते हैं, कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर तुम देखोगे एक ऐसे परख नली है, ट्यूब है। ठीक है, इस फ्लास्क के अंदर कोई वाई चीज है। मैं बस यहाँ पे रफ बना रही हूँ, आपको इस पिक्चर में एकदम क्लियरली सारे नाम लिखे हुए हैं, पूरा दिख रहा है। ये कोई वाई चीज है और इस परख नली के अंदर आप देख रहे हो कोई एक्स चीज है। ठीक है, इसके ऊपर, फ्लास्क के ऊपर क्या लगा हुआ है, कॉर्क लगी हुई है। ये कॉर्क मतलब ढक्कन ऊपर से बंद कर रखा है, क्योंकि कई चीजें आपको पता है वो उनका वाष्पीकरण होके वो ऊपर उनकी भाप बन के उड़ जाएंगी, वो हमें नहीं चाहिए। तो हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, कॉर्क, उस पर ढक्कन लगा दिया है। तो अब आप क्या करोगे, ये नियम में देखो क्या बोला था कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें ना तो द्रव्यमान बढ़ेगा और ना ही घटेगा। ठीक है, यही बोला था द्रव्यमान संरक्षण के नियम में। तो अभी देखो क्या है, ये जो फ्लास्क है इसमें कोई वाई चीज है, वाई का विलयन देखो लिखा हुआ है ना, कोई वाई विलयन सॉल्यूशन भरा हुआ है और उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब अलग से लटका रखी है इन्होंने। ये ट्यूब है, परख नली है, इसमें कुछ एक्स कोई चीज है, एक्स चीज का सॉल्यूशन है, विलयन आप बोल सकते हो, वो है। दोनों चीजें अलग अलग हैं, आपस में मिली नहीं हुई है। आपने इस पूरे फ्लास्क का वजन मापा। ठीक है, कि कितना वजन है। अभी रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले उसमें आप देखोगे कि कितना इसमें वजन है, द्रव्यमान है। बार बार मैं ये वजन और द्रव्यमान एक ही चीज आप लेके चलोगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि कुछ भी इसका वजन हो सकता है। आप बोलोगे 3 ग्राम या फिर जो भी है, 4 ग्राम, 5 ग्राम, कुछ भी वजन होगा, द्रव्यमान होगा। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इस फ्लास्क को नीचे की ओर झुकाया, इस तरीके से झुकाया कि जो ये एक्स चीज है, एक्स चीज का जो विलयन है वो वाई में मिक्स हो जाएगा। और एक्स और वाई जब मिलेंगे तो कोई नया पदार्थ, उनके बीच में क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी, केमिकल रिएक्शन होगी और कोई तीसरा नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, अब ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, ये आपस में मिल गई हैं और इनके बीच रासायनिक अभिक्रिया हो गई और एक नई चीज बनेगी। अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद अब दोबारा आप क्या करोगे, इस पूरे फ्लास्क का वजन, द्रव्यमान जो है वो मापोगे कि अब कितना द्रव्यमान है। तो अगर पहले 3 ग्राम था तो अब भी आप देखोगे वो 3 ग्राम ही है। ठीक है, तो इससे आपको क्या क्लियर हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले एक्स और वाई का जो भी इनका द्रव्यमान था अलग अलग, उसे मिला के जो भी द्रव्यमान बन रहा था उतना ही द्रव्यमान अब है इस फ्लास्क का। तो ना तो द्रव्यमान बढ़ा 3 से, ना तो वो 4 ग्राम हुआ, ना ही 3 ग्राम से वो 2 ग्राम हुआ, ना ही उसका कुछ विनाश हुआ। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान जो है वो संरक्षित रहेगा, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा। क्लियर? सेकंड नियम देखो, स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम की भी पहले हम परिभाषा देख लेते हैं कि क्या बोलता है।
किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। क्या बोल रहा है वो कि कोई भी आप यौगिक देखोगे उसमें जो जिन तत्वों से वो मिलके बनता है, मैंने आपको बोला वो वीडियो में जाके देख लेना कि तत्व और यौगिक क्या होते हैं। यौगिक तत्व से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो यौगिक में जो आप तत्व देखोगे उनके द्रव्यमानों का अनुपात देखोगे तो वो हमेशा निश्चित रहेगा, स्थिर रहेगा। एक निश्चित अनुपात होता है, वो स्थिर रहता है। ऐसा नहीं कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। इसके लिए भी मैं उदाहरण लेती हूँ। सबसे सिंपल उदाहरण, जल का यौगिक ले लिया मैंने। अब देखो मैं यहाँ पे इसे जल का यौगिक बोल रही हूँ, लेकिन इसे आप क्या बोल सकते हो, अणु भी बोल सकते हो। एक की बात हो रही है तो अणु और यौगिक, आप कंफ्यूज नहीं होगे। आपको मैंने बताया अणु और यौगिक एक तरीके से सेम ही बात हो रही है। तो H2 की जब बात हो रही है तो जो हाइड्रोजन है, अभी इसका द्रव्यमान वाली टेबल मैंने आपको समझाया नहीं है कि द्रव्यमान क्या होता है, और वो आगे समझा दूंगी। अभी के लिए इसलिए मैं बता रही हूँ। हाइड्रोजन है, इसके एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो 1U होता है, ठीक है। U क्या है यहाँ पे, इसका मात्रक है। जैसे आप किलोमीटर लिखते हैं ना, 2 किलोमीटर, मैंने मात्रक आपको समझाया हुआ है कि मात्रक क्या होता है। तो द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, जो ये परमाणु का द्रव्यमान होता है उसे हम किस में मापते हैं, U में। तो एक हाइड्रोजन का कितना है, 1U, लेकिन यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन, 2 परमाणु हैं उसके, तो आप गुणा कर दोगे 2 से, ये कितना हो जाएगा, 2U। ओके, ऑक्सीजन का होता है बेटा ये 16U। अब मैं कलर चेंज करती हूँ, यहाँ देखो। अब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, मतलब डिवाइड में लिखते हो उसे ही तो क्या बोलते हो, अनुपात, है ना। तो हाइड्रोजन का कितना है, 2, यहाँ आपने निकाला ना 2U, अपॉन में ऑक्सीजन का कितना है, 16। इसे काट दोगे कितना हो जाएगा, 1 ऊपर नीचे 8, तो आप क्या लिखोगे, 1/8। और इसका अनुपात अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन का अनुपात, ये वाला साइन अनुपात का होता है, इज टू 1:8, 1:8। तो इन दोनों के द्रव्यमान निकाला आपने और उनका अनुपात देखा तो वो क्या मिला आपको, 1:8। तो आप पानी कहीं से भी ले लो, चाहे आप अपने घर से ले लो या स्कूल से या फिर किसी साइंस लैब में बना हुआ पानी है, कहीं से भी आप पानी का जो आप यौगिक देखोगे या अणु देखोगे उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कौन कौन से 2 तत्वों से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इनके द्रव्यमान हमने देखे 2U एंड 16U, ये बना। तो इनके जो द्रव्यमानों का अनुपात है वो हमेशा 1:8 ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है ये 2:9 हो जाएगा अगर आपने अपने घर से कोई पानी का यौगिक लिया है, ठीक है। ये हमेशा क्या मिलेगा आपको, 1:8। मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, अमोनिया का। अमोनिया का यौगिक होता है बेटा NH3। तो आप यहाँ पे नाइट्रोजन देखोगे, नाइट्रोजन का होता है बेटा 14U। हाइड्रोजन का अभी मैंने आपको बताया कितना होता है, 1U। लेकिन हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 3, तो 3 से गुणा कर दोगे और ये कितना बन जाएगा, 3U। अब इनके द्रव्यमानों का अनुपात लोगे आप, नाइट्रोजन अपॉन में हाइड्रोजन, तो कितना हो गया, 14/3। अब 14 और 3 तो आपस में नहीं कट सकते, वहां तो आपने काट दिया था क्योंकि 2×8 16 थे, तो आपने काट दिया था। यहाँ ये कट नहीं सकता, तो नाइट्रोजन अनुपात हाइड्रोजन जब आप देखोगे इन दोनों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा आपको क्या मिलेगा, 14:3। ये आपको क्लियर हुआ। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा क्या मिलेगा आपको, 14:3। कहीं से भी आप अमोनिया का यौगिक उठा लो वो आपको हमेशा 14:3 मिलेगा। ये चीज आपको क्लियर हुई। तो यहाँ पे भी देखो नाम में ही इसका पूरी परिभाषा छिपी हुई है, स्थिर अनुपात का नियम। जो ये अनुपात है 14:3, या फिर जो हमने अभी ऊपर देखा था 1:8 पानी के केस में, ये क्या है, स्थिर रहेगा। स्थिर का मतलब समझते हो ना, जो चेंज नहीं होता।
वो जो है वैसा का वैसा कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं है ये 14:3 है, आप कहीं और से अमोनिया लोगे तो 15:8 हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये स्थिर रहेगा। तो ये दोनों नियम आपको क्लियर हुए। ये रासायनिक संयोजन के नियम की रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उससे रिलेटेड 2 नियम थे। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं बेटा वो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। डाल्टन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु सिद्धांत, परमाणु के बारे में कुछ बात की थी, इसकी एक थ्योरी दी थी। इंग्लिश में बोलते हैं इसे हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने देखो क्या बोला था, यहाँ मैंने लिख दिया है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये चीज मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, है ना। डाल्टन ने क्या बोला कि कोई भी चीज है, द्रव्य मतलब कोई भी चीज जो पदार्थ से बनी है, चाहे वो तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, कुछ भी है, चीनी, पानी, हवा, मनुष्य, कोई भी चीज है, वो एकदम सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलके बनी है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, परमाणु। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या बोला वो मैंने आपको बताया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने जो पूरे परमाणु सिद्धांत ये पूरी बात की थी, इसमें से कुछ ये 6 मेन पॉइंट्स थे। यहाँ पे देखो कुछ 6 मेन पॉइंट्स थे जिनकी हम बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, पहला क्या है, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। सभी द्रव्य, मैंने आपको बोला जो चीज पदार्थ से बनी हुई है, आपको एग्जांपल दिया था, कुर्सी है, मोबाइल फोन है, मनुष्य खुद है, हर एक चीज किससे बनी होती है, परमाणुओं से बनी होती है। तो ये 6 हम मेन पॉइंट है जो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी। इसे इन्होंने कहीं कहीं पे अभिग्रहित भी बोला है कि 6 इसके अभिग्रहित हैं। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं पोस्टुलेट्स। ये 6 मेन पॉइंट्स आप मान के चलो। पहला आपको समझ आया, जो कि बहुत सिंपल है कि हर एक चीज किससे बनी होती है, छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों से, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, परमाणु। सेकंड देखो क्या लिखा है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। ठीक है, परमाणु इतने छोटे कण हैं कि उनका आगे और विभाजन नहीं किया जा सकता। उनका साइज अब इतना छोटा हो गया है कि अब उन्हें हम क्या बोलते हैं, अविभाज्य। ठीक है, और इन्हें ये ना तो रासायनिक क्रिया में बनते हैं नए, और ना ही इनका विनाश होता है। तो यहाँ पे देखो, जो अभी आपने नियम पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो 2 नियम थे, इनके बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा व्याख्या आपको डाल्टन की थ्योरी, जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत है, इसके हिसाब से आपको और ज़्यादा उनकी व्याख्या और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे वो दोनों नियम जो अभी हमने पढ़े थे। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, ना तो नए परमाणु बन रहे हैं और ना ही घट रहे हैं। इसीलिए तो आपने देखा कि जो उनका द्रव्यमान है वो सेम रह रहा है। वो और क्लियर हुआ नियम आपको। ना तो नए परमाणु बन रहे हैं तो ना तो द्रव्यमान बढ़ेगा, ना परमाणु घट रहे हैं तो ना द्रव्यमान घटेगा। वो संरक्षित जितना था रिएक्शन से पहले उतना ही बाद में होगा। तीसरा देखो, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। क्या मतलब हुआ बेटा इसका? किसी भी तत्व की अगर हम बात कर रहे हैं, मान लो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करती हूँ। हाइड्रोजन एक, ये हाइड्रोजन का 1 परमाणु हो गया, 2 परमाणु, 3 परमाणु। ठीक है, मैंने हाइड्रोजन तत्व की बात करी तो उसमें क्या होंगे, उसके अलग अलग परमाणु होंगे। ठीक है, तो इनका आप द्रव्यमान देखोगे तो तीनों परमाणुओं का द्रव्यमान भी सेम होगा और इनके रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान आप देखोगे तो ये होता है 1U, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। ठीक है, इसका देखोगे तो वो भी 1U होगा, इसका देखोगे तो वो भी 1U होगा। ऐसा नहीं कि एक और हाइड्रोजन परमाणु आपने लिया और उसका अगर आप वो देख रहे हो तो वो 2U मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आप जब एक तत्व की बात कर रहे हो तो वो सेम परमाणुओं से मिलके बना होता है। हाइड्रोजन तत्व की बात हो रही तो हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलके बना होगा, तो उन सबका द्रव्यमान देखोगे आप सेम होता है।
और उनके रासायनिक गुणधर्म की हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जिस तरीके से किसी और के साथ रिएक्ट अभिक्रिया करेगा वैसा ही ये करेगा। ऐसा नहीं ये दोनों अलग अलग कोई केमिकल प्रॉपर्टी, इनके जो गुणधर्म है अलग अलग होंगे, वो क्या होंगे, सेम होंगे। ये चीज आपको समझ आई? अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, वेट, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन तत्व की जब हम बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन का 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3, 4, तो आप इन सबका द्रव्यमान देखोगे, सबका द्रव्यमान आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, जो कि क्या होता है 14U। इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो नाइट्रोजन तत्व एक टाइप के परमाणु से मिलके बना होगा, नाइट्रोजन के सेम परमाणु होंगे, तो उन सबका द्रव्यमान भी सेम होगा। हर किसी का कितना होगा, 14U, 14U। और इनके रासायनिक गुणधर्म भी सेम होंगे। ऐसा नहीं कि ये नाइट्रोजन के गुणधर्म कुछ और हैं और इस नाइट्रोजन परमाणु के गुणधर्म कुछ और हैं। प्रॉपर्टी है कि किस तरीके से ये क्रिया करेंगे, ये अलग अलग तरीके से अभिक्रिया नहीं करेंगे, सेम ही तरीके से करेंगे क्योंकि इनके गुणधर्म सेम होते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। ये अभी जो आपने थर्ड वाला पढ़ा उससे अपोजिट है। अब मैं अलग अलग तत्व की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ बात कर रही हूँ हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की और मैग्नीशियम की। तो आप हाइड्रोजन का जब द्रव्यमान देखोगे वो आपको कितना मिलेगा, 1U। वेट, नाइट्रोजन का जब देखोगे तो वो आपको कितना मिलेगा, 14U। और मैग्नीशियम का जब आप देखोगे बेटा, एक सेकेंड, मैग्नीशियम का जब आप देखोगे वो आपको मिलेगा 24U। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, जब आप अलग अलग तत्व की बात कर रहे हो, अलग अलग तत्व, ये यहाँ पे यही लिखा है ना, जब हम अलग अलग भिन्न भिन्न तत्वों की बात कर रहे हैं तो वो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने होंगे, तो उनका द्रव्यमान भी अलग अलग होगा और उनके रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होंगे। अब हाइड्रोजन का आप देख रहे हो यहाँ 1U है, बट नाइट्रोजन का 1U थोड़ी है, उसका अलग है अपना 14U, मैग्नीशियम का 14U, क्योंकि आप अलग अलग तत्व की बात कर रहे हो यहाँ पे। तो उनके परमाणुओं का द्रव्यमान भी अलग अलग होगा और उनके रासायनिक गुणधर्म, हाइड्रोजन किसी चीज के साथ जैसे रिएक्ट करेगा वैसे मैग्नीशियम नहीं करेगा। ठीक है, इनके अपने अपने अलग अलग रासायनिक गुणधर्म है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट देखो, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। यहाँ पे दोबारा मैं पानी का एग्जाम्पल ले रही हूँ। इन्होंने क्या बोला कि यौगिक जब बनते हैं तो पानी का यौगिक H2O जब ये बनेंगे तो तत्वों की छोटी संख्या 2, 4, 8, 10 छोटी संख्या, लेकिन वो पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे आप देख रहे हो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। ये मिलके क्या बना रहे हैं, H2O का यौगिक, पानी का यौगिक। ठीक है, ऐसा नहीं है ये हमेशा पूर्ण संख्या मिलेगी, कोई भी यौगिक होगा उसमें ये हमेशा क्या मिलेगी, पूर्ण संख्या मिलेगी। यहाँ मैं अमोनिया का एग्जांपल ले लेती हूँ। यहाँ नाइट्रोजन आप देख रहे हो 1, हाइड्रोजन NH3, हाइड्रोजन 3, तो ये भी पूर्ण संख्या है। ऐसा नहीं है कि 1.5 या फिर 2.3 इतने नाइट्रोजन और इतना हाइड्रोजन, नो, ये हमेशा क्या होगी, पूर्ण संख्या, होल नंबर, कि 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन के साथ मिले तब अमोनिया मिलेगी। ऐसा नहीं कि 1.5 नाइट्रोजन और 2.3 हाइड्रोजन, नहीं, दशमलव में और ऐसे नहीं होगी, हमेशा ये क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। ये आपको समझ आया? कोई भी यौगिक जब तत्व से मिलकर बनेगा तो तत्व हमेशा पूर्ण संख्या में होंगे। लास्ट जो मेन पॉइंट इन्होंने बात की थी, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। दोबारा मैं यहाँ पे किसका एग्जांपल लेती हूँ, पानी का। तो पानी में आप देख रहे हो कौन कौन से 2 तत्व हैं, एक तो है हाइड्रोजन, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो पानी का यौगिक जब भी आप देखोगे तो उसमें हमेशा यही होगा कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनेगा
और हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो दोनों चीज़ें कि कौन से तत्व होते हैं और कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें निश्चित होती हैं। ऐसा नहीं कि पानी कभी H2O है कभी N2O बन जाए, नहीं, उसमें कौन से 2 तत्व होंगे ये भी निश्चित होता है, 2 या 3 जितने भी जो तत्व होंगे वो भी निश्चित होता है किसी भी यौगिक में, और कितने होंगे वो भी निश्चित होता है। तो यहाँ आपकी ये बात हुई डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। अब हम आज जो हमने पढ़ा है सारा एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आज में हमने क्या क्या कवर किया है। हमने स्टार्टिंग करी थी बेटा पदार्थ से, कि हर एक चीज़ अपने आसपास आप देख रहे हो वो हर एक चीज़ किससे बनी है, पदार्थ से। अब हर एक चीज़ जो पदार्थ से बनी है, आप जब उसे तोड़ने लगोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हो, छोटे और छोटे टुकड़ों में, एक टाइम ऐसा आ रहा है वो टुकड़े जो कण हैं और ज़्यादा नहीं तोड़े जा सकते और आगे उन्हें नहीं तोड़ा जा सकता, वो इतने सूक्ष्म इतने छोटे साइज के हो गए हैं, उन्हें हमने क्या बोला, परमाणु। फिर 4 चीज़ें आई थी बेटा, परमाणु तथा तत्व और अणु तथा यौगिक। ये 4 चीज़ें मैंने बोली थी, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। तो हमने परमाणु और तत्व को एक कैटेगरी में डाल दिया था और अणु तथा यौगिक को एक कैटेगरी में डाल दिया था। जैसे मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया था, हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हो तो आप एक सिंगल परमाणु की बात कर रहे हो, तत्व मतलब हाइड्रोजन तत्व, इसका मतलब वहाँ पे बहुत सारे परमाणु हो सकते हैं, लेकिन बात किसकी हो रही है, हाइड्रोजन की ही। तो परमाणु और तत्व एक ही चीज़ है एक तरीके से, और अणु और यौगिक एक तरीके से सेम चीज़ हैं। फिर उसके बाद हमने बात की थी रासायनिक संयोजन के 2 नियमों की। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जहाँ पे आपने क्या देखा था कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ना तो बढ़ता है ना ही घटता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। जो पहले जितना द्रव्यमान था टोटल मिला के अभिकारक का, उतना ही उत्पाद जितने बने उनका मिलाओगे उतना ही होगा। ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा बढ़ जाएगा या फिर कुछ कम हो जाएगा, नहीं। फिर स्थिर अनुपात का नियम था, दूसरा जो नियम था अनुपात। अगर आप किसी भी यौगिक में उसके तत्वों के द्रव्यमान का, ये चीज़ याद रखोगे, द्रव्यमान का जो आप अनुपात देखोगे वो क्या मिलेगा आपको, स्थिर मिलेगा, वो चेंज नहीं होता। जैसे H2O का आपने देखा था कि वो 1:8 है, तो हमेशा वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, 1:8। क्लियर। लास्ट में हमने बात करी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की। उन्होंने यही बोला जो मैंने आपको समझाया कि सूक्ष्मतम कण से बने होती हैं कोई भी जो पदार्थ है, जिन्हें हम परमाणु बोलते हैं। फिर उन्होंने कुछ 6 मेन पॉइंट दिए थे जो मैंने आपको एक एक करके समझा दिए हैं। ठीक है, मुझे लगता है जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, ये टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं। अगर फिर भी आपको किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न है, मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछो। ओके, सो थैंक यू। इस वीडियो को, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।